हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है देवर सिंह और आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आखिर राफेल विमान हम J-20 विमान के सामने कहाँ पर ठहरता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इंडिया के द्वारा रशिया को इंडो पैसिफिक इनिशिएट में इन्विटेशन देने का मतलब क्या है। उसके बाद हम लोग इंडिया के फ्लीट सपोर्ट वेसल के बारे में बात करेंगे। तो फिर इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो फिर आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, राफेल एयरक्राफ्ट की क्षमता और उसके सामने J-20 कहाँ पे रहता है, इसके बारे में एयरफोर्स के कुछ पूर्व अधिकारियों के द्वारा बयान भी दिया गया था। और आप सबको तो पता ही होगा कि परसों सुबह इंडिया को अपना पहले 5 राफेल विमान मिल गया था, जो फिलहाल अम्बाला एयरबेस में है। और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इन एयरक्राफ्टों को जल्दी से जल्दी चाइना के खिलाफ डिप्लॉय किया जाएगा, जिसके लिए राफेल एयरक्राफ्टों को प्रस्तुत भी किया जा रहा होगा। इन एयरक्राफ्टों को इंडिया के द्वारा फुल फ्लाईवे कंडीशन में फुली ऑपरेशनल रूप में खरीदा गया है, जिसमें हथियारों के साथ साथ अन्य इक्विपमेंट भी पहले से इंस्टॉल्ड है। इंडियन एयरफोर्स के पायलट ऑलरेडी इन एयरक्राफ्टों को फ्लाई करने और इन एयरक्राफ्टों को लड़ाई के क्षेत्र में इस्तेमाल करने में माहिर बन चुके हैं, क्योंकि इन पायलट्स की ट्रेनिंग फ्रांस में हो चुकी है। और दोस्तों, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इन एयरक्राफ्टों को अगर किसी चाइनीज एयरक्राफ्टों के साथ सामना होता है तो संभव है कि वो चाइना का J-20 एयरक्राफ्ट होगा। और दोस्तों, पूर्व एयरफोर्स के अधिकारी रिटायर्ड एयर मार्शल आर लिम्बिया के मुताबिक चाइनीज एयरक्राफ्टों के सामने राफेल एयरक्राफ्ट भारी पड़ेगा। चाइना की तरफ से जो J-20 एयरक्राफ्ट को 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट का दर्जा दिया जाता है, वो प्रोबेबली 3.5 जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट ही है, जिसमें 3rd जनरेशन के इंजनों का इस्तेमाल किया गया है, जो इंडिया के सुखोई एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल होता है। मतलब दोस्तों कि ये एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के सारे 4 जनरेशन के एयरक्राफ्ट की तुलना में उतना ज़्यादा मजबूत नहीं है। इन्हें चाइना के स्टेल्थ एयरक्राफ्टों के स्टेल्थ कैलिस्ट्राइजेशन को भी लेकर भी चाइना में सवाल उठ चुका है, जबकि चाइना द्वारा इन एयरक्राफ्टों को जहां पर भारी भरकम तरीके से शामिल करने की बात कहा जा रहा है। और हाल ही में तो ये भी सुनने को आ रहा है कि चाइनीज एयरक्राफ्टों के पास तो फिलहाल इंजन भी नहीं है। इन एयरक्राफ्टों के पास शॉर्ट रेंज में लड़ाई करने का कोई भी हथियार नहीं है, चाहे वो मेन गन हो या फिर शॉर्ट टू रेंज एयर टू एयर मिसाइल हो, जबकि लॉन्ग रेंज में भी ये एयरक्राफ्ट राफेल का सामना नहीं कर सकता, क्योंकि राफेल के पास मीटियोर जैसे लॉन्ग रेंज मिसाइल है। तो कुल मिलाकर माना जा सकता है कि चाइना के J-20 के सामने राफेल भारी पड़ेगा, क्योंकि चाइना की तरफ से जो J-20 को लेकर दावे किए जा रहे हैं वो पूरी तरह से झूठ है। दोस्तों, वीडियो की नेक्स्ट अपडेट में मैं आपको इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव के बारे में बताऊंगा, जहां पे इंडिया चाहते हैं कि रशिया भी शामिल हो। और इंडिया की तरफ से ये हाल ही में रशिया को इनिशिएटिव में शामिल होने की बात कहा गया, ताकि ये इनिशिएटिव किसी भी तरह से US लीड इनिशिएटिव ना लगे। और अब आप सबको तो पता ही होगा कि इंडो पैसिफिक रीजन में एक ऐसा गठबंधन बनाया जा रहा है जो चाइना के खिलाफ लड़ पाए और चाइना के विस्तारवाद नीति को इस एरिया में हावी होने से रोक पाए। और इंडिया इनमें अब रशिया की भी मदद ले रहा है, क्योंकि किसी भी तरीके से ये रशिया सेंट्रिक ना हो। और ये रशिया को जो बहुत दिनों से ऑब्जेक्शन था कि ये रशिया के खिलाफ भी हो सकता है, या फिर अमेरिका इसका इस्तेमाल रशिया के खिलाफ कर सकता है। और हाल ही में इन बातों को लेकर रशिया के डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर और इंडिया के एम्बेसडर जो रशिया में तैनात हैं, उनके बीच में टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हो चुका है, जहां पर इन बातों पर बायलैटरल टॉक का भी आयोजन किया जा सकता है। दोस्तों, लॉकडाउन के दरमियान भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी और रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के बीच में बहुत सारी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुआ है। दोनों देशों के प्रधानों के बीच में यूरेशियन रीजन और इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर भी चर्चा हुआ है। ऑलरेडी व्लादिवोस्टॉक इंडिया रशिया समिट में एक ट्रेड रूट को लेकर भी दोनों देशों के बीच में बात हुआ था, और इससे व्लादिवोस्टॉक से लेकर इंडिया तक आने संभव होता। माना जा रहा है कि इस ट्रेड रूट को साउथ चाइना सी से गुजरना है, और फ्यूचर में ये इंडिया का न्यूजर्क कॉरिडोर भी बन सकता है। और चाइना के लिए ये साउथ चाइना सी रीजन को लेकर भी चिंता है, क्योंकि इस रीजन में अगर चाइना की तरफ से दबाव बढ़ाया जाता है तो ये रशिया के लिए भी चिंताजनक बन सकता है, क्योंकि इस रीजन से रशिया के फार ईस्ट रीजन जुड़े हुए हैं, और फार ईस्ट रीजन की इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए साउथ चाइना सी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और साउथ चाइना सी से ट्रेड रूट भी व्लादिवोस्टॉक को दुनिया के साथ जोड़ा हुआ है।
साउथ चाइना सी के अंदर चाइना का दबदबा होता है तो व्लादिवोस्तोक रीजन भी चाइना के हाथ में खेलेगा और इसे लेकर ऑलरेडी चाइना की तरफ से रशिया को एक ऐसे इंडिकेटर दिया जा रहा है जो रशिया के लिए चिंताजनक और फ्यूचर में और भी चिंताजनक बन सकता है। दोस्तों वीडियो के नेक्स्ट अपडेट में मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया के तरफ से जहां पर लद्दाख में चाइना का सामना किया जा रहा है तो चाइना का नज़र केवल लद्दाख में ही नहीं बल्कि भारत के साथ लगा हुआ हर एक बॉर्डर के नज़दीक है। कुछ लोगों का मानना है कि चाइना जल्दी ही लद्दाख के बाद हिमाचल और अरुणाचल एरिया में अपना एग्रेशन दिखा सकता है, जिसके लिए भारत को अभी से ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हिमाचल और चाइनीज ऑक्यूपाइड तिब्बत के बीच में 260 किलोमीटर का बॉर्डर है। इसमें 80 किलोमीटर लाहौल स्पीति जिला में आता है और जबकि 140 किलोमीटर किन्नौर जिला में आता है। अभी तक यहाँ पे कोई भी ऑफिशियली डिस्प्यूट नहीं है, लेकिन चाइनीज़ आर्मी का बिहेवियर है वो कभी भी यहाँ पे कोई भी डिस्प्यूट क्रिएट कर सकता है। 15 तारीख के गलवान घाटी में जो घटना हुआ था उसके बाद भी लाहौल स्पीति जिला और किन्नौर जिला में पुलिस अधिकारियों की तरफ से हाई अलर्ट जारी कर दिया गया था ताकि चाइना का इधर कोई भी इंटेलिजेंट गैदरिंग या फिर घुसपैठ की हरकतों के ऊपर लगाम लगाया जाना संभव हो सके। आप सबको तो पता ही होगा कि हिमाचल का बॉर्डर नेपाल के साथ भी है और जहां पे हाल ही के दिनों में लिपो लेक तक जाने वाले रोड को लेकर नेपाल की तरफ से ऑब्जेक्शन क्रिएट किया जा रहा है। और दोस्तों ये ऑब्जेक्शन दरअसल नेपाल का नहीं है बल्कि चाइना का है। चाइना नहीं चाहता कि भारत का कोई भी रोड बॉर्डर तक पहुंचे ताकि भारत का होल्ड हिमालयन रीजन में स्ट्रांग हो जाए। इसके लिए चाइना शाम दान धन भेद हर तरह की हथकंडे अपनाने में कोशिश कर रहा है, जिसमें चाइना का एक ऐसा मोहरा है नेपाल। दोस्तों नेपाल के ऑब्जेक्शन से अब तक तो कोई भी फर्क नहीं पड़ा है और कोई आने वाले समय में भी फर्क नहीं पड़ेगा। लिपो लेक तक भारत का रोड बरकरार है और आने वाले समय में बरकरार रहेगा। दोस्तों दौलत बी गोल्डी रोड को लेकर चाइना का जिस तरह का ऑब्जेक्शन है, आने वाले समय में वही ऑब्जेक्शन इन रोडों को लेकर भी तैयार कर सकता है। हाल ही में लिपो लेक के पास नज़दीक कुछ टेम्पररी कंस्ट्रक्शन को लेकर भी चाइनीज़ आर्मियों की तरफ से इंडियन आर्मी के सामने ऑब्जेक्शन ट्रेसेस किया गया था और उस समय चाइना के द्वारा कुछ प्ले गार्ड को दिखाते हुए उस भारत के लोगों को वहां से हट जाने की रिक्वेस्ट किया गया था। पर दोस्तों वो भारत का एरिया है और वहाँ पर टेम्पररी स्ट्रक्चर बनाए या फिर परमानेंट स्ट्रक्चर बनाए, ये भारत का आंतरिक मामला है और उस समय चाइना को कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। दोस्तों वीडियो के नेक्स्ट अपडेट में मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया के शिपयार्ड और टर्की के शिपयार्ड के बीच में इंडियन नेवी के लिए बनाए जाने वाले फ्लीट सपोर्ट वेसल को लेकर काम आगे बढ़ चुका है। आप सबको तो पता ही होगा कि टर्की के शिपयार्ड इंडिया के फ्लीट सपोर्ट वेसल बनाने के लिए लोअर विल्चेट में घोषणा किया गया था। ये असल प्रोसेस क्या था और ये फ्लीट सपोर्ट शिप बनाने के लिए किस तरीके से टर्की की कंपनी को चुना गया। दोस्तों ये दरअसल एक रिक्वेस्ट ऑफ प्रपोजल इशू किया गया था जिसमें दुनिया के महत्वपूर्ण कंपनी शामिल हुआ था। इसमें इटली के फिनकैंटे, स्पेन के नेंसिया, रशिया के रोसवॉरन और जर्मनी के DKMS और टर्की के एनोरुलू कंपनी शामिल था। जबकि इन कंपनियों में से 3 कंपनी को चुना गया जिसमें टर्की के एनोरुलू, जर्मनी के DKMS और रशिया के रोसवॉरन एक्सपोर्ट शामिल था। इन कंपनियों के बीच में टेक्निकल वैलिडेशन के बाद फाइनली एनोरुलू कंपनी को $2.3 बिलियन का ये जहाज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया और कॉन्ट्रैक्ट के तहत टर्की के शिपयार्ड द्वारा इंडिया में इन जहाज़ों को बनाने के लिए बेसिकली डिज़ाइन, टेक्निकल असिस्टेंस और की मैकेनिकल इक्विपमेंट का सप्लाई करना था। सो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हो और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आपको हमारे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। सो फ्रेंड अब मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।